हेलो एवरीवन। हम लोगों ने क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 यहाँ से शुरू करेंगे बडिंग के बारे में। तो यहाँ बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म जैसे कि हाइड्रा है यूज़ करता है रीजनरेटिव सेल्स रिप्रोडक्शन के लिए, और वो एक दूसरा प्रोसेस भी यूज़ करता है जिसको हम लोग बडिंग कहते हैं। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर एनिमल है और ये रिप्रोड्यूस करता है बडिंग मेथड से। और हम लोगों ने पहले देखा कि ये हाइड्रा जो है एक और मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, और वो हम लोगों का था रीजनरेशन वाला मेथड। तो अब बडिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बडिंग में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है, ये एनिमल जो है, एक छोटा से बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर जाता है और ये धीरे धीरे मैच्योर होता है। तो ये बर्ड कब डेवलप करता है? जब ये हाइड्रा खुद मैच्योर हो जाएगा। जब ये मैच्योर हो गया तब इसके बॉडी से एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कर जाता है, जिसको हम लोग आउटग्रोथ भी कहते हैं। और ये फिर धीरे धीरे बढ़ता है और नए हाइड्रा में, मैच्योर्ड हाइड्रा में बदलता है। जब तक कि ये मैच्योर हो जाता है उसके बाद ये पेरेंट्स के बॉडी से अलग हो जाता है और न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बना लेता है या खुद बन जाता है। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है हाइड्रा का, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में। क्या देखेंगे? वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है एक, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड में नए प्लांट्स जो होते हैं ग्रो करते हैं ओल्ड प्लांट्स के, पुराने प्लांट्स के, पेरेंट प्लांट्स के स्टेम से या रूट से या लीव से, बिना किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मदद से। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे इस पेज में दिखाया गया है कि इस ब्रायोफाइलम प्लांट के पत्ता से ही क्या हुआ है, नया बर्ड्स निकल गया है और फिर यही जो है बढ़ेगा और प्लांटलेट्स बनेगा और फिर ये झड़ के गिर जाएगा और उस प्लांटलेट से नया प्लांट डेवलप कर जाता है। So there are many plants in which plant parts like root, stem and leaves develop into new plant under appropriate condition। ये जरूरी है कि वो जो लीफ से या स्टेम से या रूट से डेवलप करेगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी है हम लोगों का कि अप्रोप्रिएट कंडीशन होना चाहिए। अनलाइक द मोस्ट एनिमल्स, यानी मोस्ट एनिमल्स के विपरीत के जैसा नहीं, प्लांट्स कैन इंडीड यूज सच ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक सुगर केन, रोजेज एंड ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। देखिए क्या बताया गया है कि एनिमल्स तो इस मेथड वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो नहीं कर सकता है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया, लेकिन प्लांट्स कर सकता है। और ये प्लांट जो करेगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन से प्रोडक्शन, तो उसमें लेयरिंग भी आता है, ग्राफ्टिंग भी आता है और भी प्रोसेसेस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसकी मदद से शुगर केन का प्लांट हुआ, रोज़ प्लांट हुआ, ग्रेप्स हुआ और भी एग्रीकल्चरल पर्पसेस वाले प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। पहला मेथड जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का हम कह सकते हैं वो है कटिंग। तो कटिंग क्या है? कटिंग, इस मेथड में प्लांट पार्ट का छोटा सा टुकड़ा काट करके क्या किया जाता है, उसको
लगा दिया जाता है मिट्टी में और उससे नया प्लांट ग्रो करता है। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं, क्या है कि एक रोज़ प्लांट का स्टेम को काट दिया गया, कोई भी प्लांट मान लीजिए हिबिस्कस ही है, तो उसके एक स्टेम को काट दिया गया है और फिर इसको लगाया गया है मिट्टी में, उससे रूट और शूट डेवलप कर गया और देखिए फिर वो जो है नए प्लांट में बदल गया। तो कौन कौन से प्लांट्स को हम लोग लगभग यूज़ कर सकते हैं इस मेथड से? तो आपका हो गया रोज़ प्लांट, बोगेनविला हो गया, ग्रेप्स हो गया, शुगर केन, बनाना, कैक्टस, हिबिस्कस एक्सेट्रा। दूसरा जो हम लोगों का है वो है लेयरिंग। तो ये लेयरिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग वो मेथड है जिसमें क्या किया जाता है कि प्लांट के एक स्टेम को झुका करके पुल करके उसको मिट्टी में नीचे झुकाया जाता है और फिर उसके ऊपर से मिट्टी से ढक दिया जाता है, भीजा मिट्टी से, और कुछ दिन छोड़ दिया जाता है। जब वो अंदर में रहता है तो वहाँ से रूट और शूट डेवलप कर जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद ऐसा होता है और फिर वही जो है न्यू प्लांट में बदल जाता है। और बीच से हम लोग देखिए यहाँ पर से इसको कट कर देंगे, इस जगह से कट कर देंगे तो क्या होगा, वो अलग सेपरेट प्लांट में बदल जाता है, न्यू प्लांट में बदल जाता है। तो लेयरिंग मेथड से हम लोग किस प्लांट्स को कर सकते हैं? जैसे कि जैस्मीन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, लेमन, गावा का, हिबिस्कस हो गया, और भी बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे देखा ग्राफ्टिंग। ये ग्राफ्टिंग क्या होता है? ग्राफ्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि स्टेम काटा जाता है, दो अलग अलग प्लांट का स्टेम। एक जो है एक प्लांट के रूट को काट के हटा दिया जाता है, यानी रूट के ऊपर से हटा दिया जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और दूसरे प्लांट का स्टेम को काट के लाया जाता है बिना रूट वाला और उसको ला के इस पर रख दिया जाता है। इसको ऐसा कट करते हैं हम लोग, कई तरीका होता है कट करने का। यहाँ पे देखिए एक तरीका दिखाया गया है, इस तरह से स्लांटिंग वे में, टेढ़ा वे में हम लोग काटेंगे और इसके ऊपर रख देंगे ला के और उसको बढ़िया से बांध देंगे। तो जो जड़ वाला पार्ट है जिसको काटा गया है, जिसमें जड़ है, उसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, और जो स्टेम वाला पार्ट दूसरे प्लांट का स्टेम काट के लाए हैं उसको हम लोग सियोन कहते हैं। और दोनों को क्या करते हैं हम लोग, बढ़िया से बांध देते हैं, कपड़ा से, पॉलीथीन से कवर कर देते हैं ताकि उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, बैक्टीरिया फंगस नहीं आए या लॉस ऑफ वाटर नहीं हो जब प्लांट जड़ के मदद से पानी ऊपर की तरफ टान रहा हो। और उसके बाद उसको कुछ दिन हम लोग छोड़ देते हैं। कुछ दिन के बाद क्या होता है, वहाँ ग्रोथ हो जाता है, ज्वाइंट हो जाता है और फिर वहाँ से नया प्लांट निकल जाता है बड़ा होने के बाद। इस तरह से हम लोगों को फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जो नया प्लांट ग्रो करता है उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, दोनों प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। तो किस तरह के प्लांट्स को हम लोग ग्राफ्टिंग मेथड से कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग एप्पल हुआ, पीच हुआ, एप्रिकॉट हुआ, पियर हुआ, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उसको हम लोग इस मेथड से, ग्राफ्टिंग मेथड से ग्रो करा सकते हैं। प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो कराया जाता है वो वैसे ही प्लांट्स को मेनली किया जाता है जिनका लेस नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होता है। और ऐसे मेथड्स जो होते हैं पॉसिबल होते हैं बनाना के लिए, ऑरेंज के लिए, रोज़ के लिए, जैस्मीन के लिए, क्योंकि या तो इसमें लेस नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होता है या इसको सीड्स प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है। दूसरा एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का, कि जितने भी प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूस होंगे वो जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट्स प्लांट्स का, और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स प्लांट्स का
इसके अंदर रहेगा। तो हम लोगों ने दो एडवांटेजेस यहाँ पे देख लिया वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। यहाँ पे हम लोगों को एक एक्टिविटी करने के लिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस, कैन नोटिस बी सीन, देखा जा सकता है। कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच दैट सम पीसेस कंटेन अ नॉच और अ बर्ड और सम डू नॉट। यानी ऐसा पोटैटो लेने के लिए कहा जा रहा है जिसमें छोटा छोटा नॉच निकला हुआ दिखे या बर्ड दिखे हम लोगों को। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऐसा काटेंगे कि उसके पार्ट में नोचेस आए या बर्ड्स आ जाएं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉटन को एक ट्रे में डाल देंगे, स्प्रेड कर देंगे, फैला देंगे। उसके बाद उस कॉटन को, रुई को भिंगा देंगे। उसके बाद वो पीसेस जो हम लोग कट किए हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, उस पर रख देंगे, उस कॉटन पे। तो हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कुछ चेंजेस होता है पोटैटो के पीसेस में कि कुछ दिनों के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर कॉटन सूख जा रहा है तो उसको हम लोग भिजाते रहेंगे। तो विच आर द पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज टू फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स, पूछ रहा है। तो हम लोग जो कट करके डाले थे उसमें हम लोग कुछ डालेंगे बर्ड्स के साथ वाला, जिसको आँख भी हम लोग कहते हैं, आई ऑफ द पोटैटो कहते हैं, छोटा छोटा आँख की तरह दिखता है हम लोग को पोटैटो में, उसके साथ रखेंगे। और कुछ जो है ऐसा पार्ट काट के रखेंगे पोटैटो का जिसमें कि आई या बर्ड्स नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि जहाँ पे नोचेस था, जहाँ पे बर्ड्स था, जहाँ पे आई था, पोटैटो आई, वहाँ पर से ग्रो करता है ना, शूट्स और रूट्स, और जिसमें नहीं था वो वाला ग्रो नहीं करता है। उसी तरह से हम लोगों को बोला जा रहा है कि बर्ड्स प्रोड्यूस द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन द ब्रायोफाइलम ऑन द सोइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ये पहले ही मैं बता दिया हूँ ब्रायोफाइलम के बारे में आप लोगों को। अब हम लोगों को नेक्स्ट एक्टिविटी में कहा जा रहा है कि एक प्लांट, मनी प्लांट को सेलेक्ट करना है, कट करना है कुछ पीसेस को इस तरह से कि उसमें कम से कम एक पत्ता रहे, और कट आउट सम अदर पोर्शंस बिटवीन टू लीव्स, और दो पत्तों के बीच का अलग पोर्शन को काट लेना है। एक एंड को बोला जा रहा है डीप वन एंड ऑफ ऑल पीसेस इन वाटर एंड ऑब्जर्व ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। हम लोग को बताया जा रहा है कि इन सब को हम लोग क्या करेंगे, एक पानी में, बोतल में या जग में या मग में, उसमें डिबो देंगे किसी बर्तन में। विच वन ग्रोज एंड गिव राइज टू द फ्रेश लीव्स, विच कैन व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो हम लोगों को बताया जा रहा, पूछा जा रहा है कि आप जो उसको लगाएं तो कहाँ पर आप देखें ग्रोथ, कौन सा पार्ट में ग्रोथ हुआ, किसमें नहीं हुआ, ठीक है, और क्या आप इससे कंक्लूज़न निकालते हैं। तो हम लोग यही कहेंगे कि जो हम लोगों ने इसको ग्रो किया, मनी प्लांट को जो ग्रो कराया, तो जो मनी प्लांट को हम लोगों ने पत्ते के साथ डाला था उसमें से नया पत्ता निकलेगा, वहाँ प्लांट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि जहाँ पर से पत्ता उग रहा है वो नोड कहलाता है, और वहाँ पे क्या कहिएगा, वेजिटेटिव वाला, ग्रोथ वाला, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। लेकिन जो दो पत्तों के बीच का स्टेम हम काटें, उसको डिबाएं, वहाँ कोई ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ कोई पत्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इंटर नोड होता है और वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं होते हैं, और इस तरह से वहाँ नया पत्ता नहीं निकलेगा, प्लांट डेवलप नहीं करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में। यहाँ पे हम लोगों को इस टॉपिक में, इस पार्ट में दिया है टिश्यू कल्चर। तो इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। तो टिश्यू कल्चर क्या है? टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है कि नए प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है किसी भी प्लांट्स के पार्ट से टिश्यू को निकाल करके, है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू रिमूव फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ ए प्लांट इन ए सुटेबल ग्रोथ मीडियम, उसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। कंडीशन हमारा सुटेबल होना चाहिए, ग्रोथ वाला, है ना, तभी वो ग्रो करेगा। तो इसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं। तब प्रश्न ये उठता है कि टिश्यू कल्चर हम क्यों करें, क्या फ़ायदा है टिश्यू कल्चर करने से।
तो टिश्यू कल्चर करने से फ़ायदा ये है हम लोगों को कि फास्ट होता है, ग्रोथ होता है। हज़ारों हज़ार प्लांटलेट्स हम ग्रो कर सकते हैं एक वीक के समय में, छोटे से टिश्यू को किसी भी प्लांट से लेकर के। और जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि न्यू प्लांट जो प्रोड्यूस होता है वो डिजीज़ फ्री होता है। तीसरा फ़ायदा हम ये कह सकते हैं कि पूरे साल भर में कभी भी हम इस टिश्यू कल्चर की मदद से किसी भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट फ़ायदा ये है, चौथा फ़ायदा हम ये कहेंगे कि बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराया जा सकता है टिश्यू कल्चर की मदद से। तो अब टिश्यू कल्चर होता कैसे है उसके बारे में ज़रा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर द डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म ए स्मूथ ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू ले लेते हैं किसी भी ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट से, और उसको क्या करते हैं, प्लेस कर देंगे हम लोग ऐसे न्यूट्रिएंट में जहाँ की प्लांट हार्मोन है। वो हार्मोन से क्या फ़ायदा होगा, वो हार्मोन क्या करेगा, रैपिडली डिवाइड करा देगा सेल्स को, और शेपलेस लंप यानी कि टुकड़ा का ऐसा बन जाएगा, है ना, जिसको हम लोग कैलस कहते हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं, इस कैलस को ट्रांसफ़र कर देते हैं एक जेली कंटेन करने वाले सुटेबल प्लांट हार्मोन में। जेली लाइक होता है वो, है ना, और वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करता है, हेल्प करता है कैलस को रूट डेवलप करने में। द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो यही वहाँ जो हम ट्रांसफ़र करेंगे ना कैलस को, तो वो प्लांट हार्मोन की मदद से ऐसा प्लांट हार्मोन उसमें रहता है जो कि हेल्प करता है रूट्स के डेवलपमेंट में, तो रूट्स डेवलप कर जाएगा। नेक्स्ट फिर वहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि वो कैलस जो डेवलप कर गया है रूट्स, उसको अब दूसरे हार्मोन में रखेंगे। वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है शूट के डेवलपमेंट के लिए, तो उस वाले में रख देंगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, अब उस कैलस में क्या हो गया, रूट्स और शूट्स दोनों हो गया, तो अब उसको हम लोग प्लांटलेट्स कहते हैं। द प्लांटलेट्स आर देन प्लेस्ड इन द सोइल सो दैट देन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट्स। अब वहाँ से इस प्लांटलेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एक ऐसे पॉट में, है ना, जिस पॉट में कि सोयल हो, मिट्टी हो, और वहाँ पे वो ग्रो करेगा कुछ समय तक। ठीक है, थोड़ा छोटे प्लांटलेट से थोड़ा बड़ा बनेगा, थोड़ा मैच्योर प्लांट्स हो जाएगा। हल्का बड़ा होने के बाद उस प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे और फिर ले आके खेत में या जहाँ भी लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर हम लोग लगा देंगे। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन प्लांट डिजीज फ्री। ये सब तो मैं बता चुका हूँ। और मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स को यूज़ किया जाता है इस तरह के टिश्यू कल्चर की मदद से ग्रो करने के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट आपका कैसा हो गया, ऑर्चिड्स हो गया, डालिया हो गया, कार्नेशन हो गया, है ना, और भी बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इस मेथड से जो ग्रो कराया जाता है प्लांट्स को, इसको हम लोग टिश्यू कल्चर कहते हैं या फिर माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं। क्यों कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन, क्योंकि बहुत सारी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल का इसमें यूज़ हो रहा है, इसीलिए। आइए अब हम लोग देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो स्पोर फॉर्मेशन वाला तो हम लोग एक्टिविटी नंबर 8.2 में पढ़ चुके हैं, राइजोपस मोल्ड के बारे में, है ना, जहाँ की हम लोग देखे थे ब्रेड मोल्ड जो डेवलप कर रहा था, तो वो किस मेथड से नंबर इंक्रीज़ करा रहा था, स्पोर फॉर्मेशन के मेथड से। तो अब ये स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है, स्पोर फॉर्मेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें कि पेरेंट प्लांट जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं। जब ये स्पोर जो है, ये वाला स्पोर जो है फटता है, उसमें से क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स निकलते हैं, है ना, जिसको हम लोग स्पोर्स ही कहते हैं। और वो स्पोर जो फट रहा है, अंदर से फटने के बाद अंदर से क्या होता है, वो आपका निकलता है राइजोपस फंगस निकलता है। और जब ये इस स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसा वातावरण जहाँ कि ये अच्छे से ग्रो कर सके, यानी भीजा होना चाहिए, वार्म ह्यूमिड कंडीशन होना चाहिए, तो ये जर्मिनेट कर जाता है और न्यू प्लांट्स में बदल जाता है। बहुत सारे न्यू प्लांट्स बन जाते हैं, वहाँ से डेवलप कर जाते हैं।
और इस तरह से वो जो स्पोर फॉर्मेशन की मदद से क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, मल्टीप्लाई करता है, अपना ग्रोथ कराता है। तो हम लोगों ने आज अभी तक जो भी देखा, ये मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सब क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। इसमें जो है न्यू जनरेशन क्रिएट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, सिंगल सेल से हो रहा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोगों ने एसेक्सुअल देख लिया, उसमें क्या था, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिजम्स का ज़रूरत पड़ेगा, फादर एंड मदर, मेल एंड फीमेल। जैसे कि बुल्स एलोन जो है काब्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, हेन जो है अकेले चिक्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। यानी इस तरह के रिप्रोडक्शन जिसमें कि बोथ मेल एंड फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसको हम लोग सेक्स सेल्स कहते हैं, वो कंबाइन करता है मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल। तो मेल सेक्स सेल मेल से आता है, फादर से आता है, जिसको हम लोग मेल गैमेट भी कहते हैं, और दूसरा जो है फीमेल सेक्स सेल है जो कि मदर से आता है, उसको हम लोग फीमेल गैमेट भी कहते हैं। जब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करता है, मिलता है, तो उससे एक नया सेल बन जाता है, उसको हम लोग जायगोट कहते हैं, ZYGOTE। ये फिर जायगोट ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, समय के अनुसार परिवर्तन होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा, और फिर ये क्या करता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में बना देता है, ये न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। तो अब हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत है, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। तो हम लोगों ने ये देखा कि क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग द डीएनए एज वेल एज द सेलुलर apparatus। क्या है कि जब हम डीएनए कॉपिंग होता है तो उसके साथ साथ सेलुलर apparatus भी, बाकी सेल की चीज़ों का भी कॉपिंग होता है। और जब डीएनए कॉपिंग होता है तो वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है, कुछ रिजल्टेंट एरर्स होना है, और इसी कारण से पॉपुलेशन में वेरिएशन होता है। यहाँ तक कि एवरी इंडिविजुअल जो है उसको हम लोग वेरिएशन से नहीं बचा सकते हैं, पूरे पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, और वो वेरिएशन एकदम ज़रूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। हम लोगों ने पढ़ा पहले कि कैसे ये जो है वेरिएशन जो है क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज़। तो जब डीएनए का कॉपिंग का मैकेनिज्म हो रहा है तो ये एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं है, ये प्रिसाइज इनफ टू मेक द जनरेशन ऑफ वेरिएशन ए स्लो प्रोसेस। ये क्या करता है, वेरिएशन जो कर रहा है वो धीरे धीरे कर रहा है, स्लोली कर रहा है। अगर डीएनए कॉपिंग को लेस एक्यूरेट कर दिया जाए या लेस एक्यूरेट हो जाता तो बहुत सारे रिजल्टेंट डीएनए कॉपिंग जो है क्या होगा, वर्क नहीं करेगा सेलुलर apparatus के साथ, और वो मर जाएगा। तो इस तरह का प्रोसेस जो है अलग अलग वेरिएशन वाला को स्पीड अप कैसे किया जाए। तो हर नया वेरिएशन जो होगा में डीएनए कॉपिंग के, वो जो होगा वेरिएशन पहले वाले से ज़्यादा होगा। तो इसलिए दो इंडिविजुअल्स अगर पॉपुलेशन में हैं, मान लीजिए फादर और मदर अलग अलग जनरेशन से आ रहे हैं, अलग अलग ख़ानदान से आ रहे हैं, तो उनके अंदर जो गुण है वो अलग है, फादर के अंदर अलग है, मदर के अंदर अलग है। तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन होगा, इनसे जो यंग वंस ऑफ स्प्रिंग्स बच्चे का जो जन्म होगा उनमें बहुत सारा वेरिएशंस होगा। तो इस तरह से क्या होगा, वेरिएशन बढ़ जाएगा, और सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वेरिएशंस हैं,
और जब अलग अलग वेरिएशंस वाले दो ऑर्गेनिज्म या दो से अधिक ऑर्गेनिजम्स कंबाइन करते हैं और न्यू कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होगा। तो इस तरह से क्या होगा, ज़्यादा चांस ऑफ वेरिएशन होगा, और जब चांस ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा तो चांस ऑफ सर्वाइवल भी ज़्यादा होगा। तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये इनकॉर्पोरेट करता है ऐसे प्रोसेस कंबाइन करने का डीएनए का कि अलग अलग इंडिविजुअल से आता है, और अलग अलग इंडिविजुअल से जब आएंगे डीएनए कॉपिंग होगा तो वेरिएशन बढ़ जाएगा, और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ज़रूरी है वेरिएशन क्रिएट कराने के लिए। तो हम लोग क्या कंक्लूड किए इस एवं वाले सारे पैराग्राफ से, इस वाले पैराग्राफ, ये वाले पैराग्राफ से हम लोगों ने क्या कंक्लूज़न किया, क्या कंक्लूज़न पे अराइव किया? हम लोग इस कंक्लूज़न पे अराइव किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्रोमोट करता है डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ स्प्रिंग में, जिससे कि जेनेटिक वेरिएशन होता है। क्या होता है? जेनेटिकली वेरिएंट होता है, अलग होता है, और इस तरह से वो क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यू स्पीसीज़ के डेवलपमेंट में, बनने में। और जब जेनेटिक वेरिएशन होगा तो ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि जेनेटिक वेरिएशन होने से ये फ़ायदा होगा कि एवोल्यूशन होगा, चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से डीएनए कॉपिंग हो रहा है, टू प्री एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल से डीएनए का कॉपिंग हो रहा है, तो डिफ़िकल्टी ये है कि अगर दोनों में से आ जाए इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो क्या हो जाएगा, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना है, ऐसा करने से क्या होगा, कोई नई ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में समझ सकते हैं हम लोग कि न्यू ऑर्गेनिज्म, मान लिए फादर से भी हम लोग ह्यूमन बींग्स में क्या होता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, यानी कि 46 होता है। तो फादर से भी 46 क्रोमोसोम्स आ जाए और मदर से भी 46 आ जाए डीएनए कॉपिंग के बाद, तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 हो जाएगा। लेकिन 92 क्रोमोसोम्स जो होता है रैट्स में होता है, तब तो इंडिविजुअल हम लोग का चेंज हो जाएगा ना, वो ऑर्गेनिज्म बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन अब ये उठता है कि डीएनए कॉपिंग के समय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल क्यों नहीं होता है? इसका जवाब ये है कि हम लोगों का जो गैमेट सेल्स होता है, सेक्स सेल्स होता है, वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है जिसमें कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आता है। तो इस तरह से नेचर जो है ऐसा बनाया है, ऐसा क्रिएट किया है कि जब भी डीएनए का कॉपिंग होता है तो फादर में से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएगा मेल में से, और मदर में से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आता है। और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब आएगा तो मान लीजिए टोटल ह्यूमन बींग में 46 जो होता है क्रोमोसोम्स, 23 फादर में से आएगा, 23 मदर में से आएगा। इस तरह से 23 + 23 क्या हो गया, 46 हो गया। तो ये 46 जो हो गया तो ये क्या हो गया, नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया, जो कि ह्यूमन बींग में होना चाहिए। इस तरह से कोई नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, ह्यूमन बींग ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जब जर्म सेल्स, वही सेक्स सेल्स फ्रॉम दो इंडिविजुअल्स कंबाइन करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है और उसमें री इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का, और डीएनए कंटेंट जो होता है न्यू जनरेशन में वो इस तरह से होता है कि वो सही रहे, और इंडिविजुअल जो बने वो ह्यूमन बींग है तो ह्यूमन बींग ही रहेगा। अगर जायगोट को ग्रो करना है और डेवलप करना है एक ऑर्गेनिज्म में, तो उसके हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स भी बनना चाहिए उसमें, तो उसके लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। तो इट इज़ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज़ सीन दैट द टू जर्म सेल्स आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये देखा गया है कि दोनों जर्म सेल जो होते हैं, सेक्स सेल जो होते हैं, वो बहुत अलग नहीं होते हैं और मे इवन बी सिमिलर
लेकिन बॉडी डिज़ाइन जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो जर्म सेल्स भी स्पेशलाइज्ड हो जाता है। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स में देखेंगे, वन जर्म सेल जो होता है बड़ा होता है और कंटेन करता है फूड, और दूसरा वाला जो होगा स्मॉलर होता है और मोटाइल होता है, मूवेबल होता है। तो यही जो मोटाइल वाला, ये मूवेबल वाला है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट कहते हैं। और जो जर्म सेल जो कि स्टोर्ड फूड मटेरियल रखता है, जो कि हेल्प करता है ग्रोथ में, उसको हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये मूवेबल है, इसके अंदर टेल है, ये मोटाइल है, ये स्पर्म है, मेल सेक्स गैमेट है, और ये वाला जो है ओवम है, एग है, फीमेल गैमेट है। We shall see in the next free section how to need to create these different type of gamete। इसके बारे में बताया जा रहा है कि हम लोग इसको बारे में मेल फीमेल यानी कि ह्यूमन बींग्स के बारे में आगे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग बढ़िया से इसको स्टडी कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।